बहुत स्वागत आप सभी का अपन बिहार के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय से आज संकल्प पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर विशेष फोकस रखा गया। संकल्प पत्र जारी करते समय पीएम मोदी ने कहा भी है कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के हर पहलुओं को एक गारंटी के रूप में लागू किया है। ऐसे में बीजेपी ने जनता के बीच घोषणा पत्र की पवित्रता और विश्वसनीयता को लेकर एक बार फिर से वो बहाल किया। जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीजेपी के घोषणा पत्र को लोक लुभावन घोषणा नहीं बल्कि बुनियादी जरूरतों पर केंद्रित घोषणा पत्र करार किया। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए, अन्नदाताओं के कल्याण के लिए और नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि इतना अच्छा मैनिफेस्टो लाकर 2047 का भारत श्रेष्ठ भारत बने, उसके संकल्प को लाने का काम किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद। विकसित भारत का एक सोच उपस्थित किया। भारत के लिए 4 स्तंभ को उन्होंने ली है: युवा, नारी, गरीब, किसान। इसमें गरीबों के लिए सबसे बड़ा मुद्रा लोन को पहले नगर निगम, नगर परिषद, नगरों तक सीमित था। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज तक जितने विवादित, जितने ज्वलंत विषय थे उनका समाधान करने का कार्य किया। प्रधानमंत्री जी की वजह से ही धारा 370 समाप्त हुई। क्या किसी और सरकार में ये हिम्मत थी कि धारा 370 को हटा सके? क्या किसी और सरकार में ये इच्छा शक्ति थी कि वो राम मंदिर का निर्माण कर सके? क्या किसी और सरकार में ये इच्छा शक्ति थी कि वो नारी शक्ति अधिनियम को वो लागू कर सके? तो जब इन तमाम कार्यों को किया गया, जहां महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालयों का निर्माण करवाया गया, तो वहीं उनके स्वास्थ्य के लिए उज्ज्वला योजना दी गई। वहीं कोई गरीब परिवार स्वास्थ्य लाभ से वंचित ना रह जाए, आर्थिक कठिनाइयों की वजह से आयुष्मान योजना भी दी गई। तो इन तमाम विषयों ने जहां जनता का विश्वास प्रधानमंत्री जी के प्रति बढ़ाया, वहीं मोदी की गारंटी पर लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। तो ये जो संकल्प पत्र आया है, ये वो विश्वास है जिसको आने वाले 5 सालों में पूरा किया जाएगा। देखिए, स्वाभाविक है, लोकसभा चुनाव है और लक्ष्य 400 के पार है और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है एनडीए में, जो संकल्प पत्र जारी करने के लिए कमेटी बनी थी। तो जनता की उम्मीद है कि देश राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर, मानव विकास सूचकांक के मामले पर और खास कर करके नई पीढ़ी को नई उम्मीदें हैं। तो नई उड़ान वह भरे संकल्प पत्र, यह आम लोगों की उम्मीद है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इसे लेकर अब विपक्ष ने भर भर कर निशाना साधा है। जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में 60% युवा हैं, इस बात का जिक्र ही नहीं किया गया है मैनिफेस्टो में, और देश में 80% किसान भी है, किसानों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। रोजगार पर कोई चर्चा नहीं है, केवल इधर उधर की बेबुनियाद बातें कही गई है। इसमें बिहार की जनता के लिए आखिर क्या मेंशन किए गए हैं पॉइंट्स, वो भी तेजस्वी यादव की तरफ से पूछा गया। वहीं आरजेडी की प्रत्याशी मीसा भारती ने भी बीजेपी पर करारा प्रहार किया। आप देखिएगा मैनिफेस्टो, 60% देश के युवा हैं, युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं है। 80% किसान हैं, 80% किसानों के बारे में जिक्र नहीं है। कितना नौकरी देंगे नहीं देंगे, इसके बारे में कोई चर्चा रोजगार की, नौकरी की नहीं है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश, बिहार के साथ साथ और जितने गरीब प्रदेश हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है।
केवल इधर उधर की बातें हैं। तो हमारा मानना है कि उसमें बताइए बिहार के लिए क्या है। हम तो आप ही लोगों से पूछते हैं, मैनिफेस्टो देखे होंगे, बिहार की जनता के लिए क्या है उसमें। ना स्पेशल पैकेज का जिक्र किया गया, ना बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने का जिक्र किया गया। कैसे हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे और गरीब प्रदेश जैसे बिहार के हैं उनको कैसे बढ़ाएंगे, किसान युवा के लिए क्या करेंगे, तो इसका तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। ना महंगाई कैसे ख़त्म करेंगे, इसके बारे में कोई जिक्र है तो बता दीजिए कि जो महंगाई है, गरीबी है, गरीबी को कैसे ख़त्म करेंगे, इसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। और हालांकि बीजेपी के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है 10 सालों में और क्या क्या किया है वो सबको पता है। किसान के बारे में क्या है कि आय दुगना हो जाएगा, क्या है मतलब उसमें किसानों के बारे में क्या है कि उनकी आय दुगनी कर देंगे, कब तक कर देंगे, एमएसपी कब लागू करेंगे, डेट बताए हैं। 2-2 करोड़ जो पहला वादा किए थे रोजगार देने का वो दे दिए हैं, अब नया देंगे, कुछ बताए हैं कब से शुरू करेंगे देने का। महिलाओं के लिए क्या करेंगे, महंगाई को इतना कम करेंगे, गैस सिलेंडर का दाम कितना कम करेंगे, चुनाव तो आ गया है, कुछ बताए हैं प्रधानमंत्री जी घोषणा पत्र में। नया क्या है, वही जो 14 में किए थे वही वाला अभी करके जा रहे हैं 24 में। देश की जनता और खासतौर पे बिहार की जनता 2 करोड़ वाला जो हो गया 10 साल में 20 करोड़, पहले उसमें पूछे ना कि केगो मिल गया है। जहां से 17 महीने में दे के दिखाया है वहीं से देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुजीत मेरे सहयोगी हमारे साथ राजधानी पटना से लाइव बने हुए हैं। सुजीत, जब कल तक तमाम दलों के यहाँ पर विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन के दलों के घोषणा पत्र जारी किए जा रहे थे, तब तक बीजेपी लगातार हमलावर थी, लेकिन आज बीजेपी की बारी है। बीजेपी ने संकल्प पत्र जैसे जारी किया तो आरजेडी के साथ साथ जो तमाम दल हैं वो पूरी तरह से हावी हो गए बीजेपी पर। जी रितु, बिल्कुल सही बात है। ये सर्वविदित है कि बीजेपी जो मैनिफेस्टो जब सामने आई तो उसके गठबंधन के जो घटक दल हैं उन्होंने तो उसका स्वागत किया। चिराग पासवान ने बिल्कुल सही तरीके से कहा, वो पूरी तरीके से उसके पक्ष में सामने खड़े नजर आए। इसके अलावा बीजेपी के तमाम नेताओं ने मैनिफेस्टो को लेकर के अपनी बातें कहीं, विजनरी बताया, जो राजनीतिक दायरे में फिट बैठता है वो सारी शब्दों का इस्तेमाल करके उसे विजनरी बता दिया। लेकिन अगर इसकी ठीक उलट देखा जाए तो ये बिल्कुल अंडरस्टूड था कि तेजस्वी यादव जो है वो हमला करेंगे और उसी अनुरूप उन्होंने हमला भी किया। उन्होंने छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी चीजों को गिनाया। उन्होंने रोजगार की बातें की, उसमें रोजगार का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने किसानों की बातें की, उन्होंने बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की बात की। प्रधानमंत्री ने सारी बातों को कहा, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, स्पेशल स्टेटस जो है वो होना चाहिए, उसके बारे में कोई बात नहीं की गई। उन्होंने फूड सिक्योरिटी बिल का भी जिक्र किया कि ये तो कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है, जो बताया गया था कि गरीबों को राशन मिलेगा। कुल मिलाजुलाकर ये है कि मैनिफेस्टो को लेकर के जो राजनीति पक्ष और विपक्ष में होनी चाहिए वो भी यहाँ आज देखने को बिल्कुल सुजीत, और लाजमी था कहीं ना कहीं। सियासत तो इस पूरे मुद्दे पर हो नहीं थी इस मामले पर, और इंतजार इसी चीज का तो किया जा रहा था विपक्षी दलों की तरफ से कि कब बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो, ताकि कुछ कहने का जो मौका है वो अभी तक बीजेपी को मिल रहा था लेकिन अब विपक्षी दलों को मिले। लेकिन अगर इस बीच समझने की कोशिश करें, जो संकल्प पत्र जारी किया गया है, जो तमाम दावे वादे अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने किए हैं, बिहार की जनता पर किस तरह का इंपैक्ट पड़ता हुआ अब नजर आएगा? जी देखिए, ये सीधी सी बात है, मैनिफेस्टो जो भी तैयार होते हैं वो चुनावी दांव पेच को ध्यान में रखकर ही किए जाते हैं। मैनिफेस्टो के हिसाब से अब उसमें स्पीच भी होगी। आगे आने वाले दिनों में बीजेपी और उसके घटक दल के जो भी नेता हैं वो उस मैनिफेस्टो का ही जिक्र करेंगे, उसे राजनीतिक खांचे में फिट बैठाने की कोशिश करेंगे, लोगों के बीच ये एडमिट कराने की कोशिश करेंगे कि मैनिफेस्टो जो है वो हम लोग सबके ध्यान में रख के किए हुए हैं, सबको ध्यान में रखकर हम लोग इसको तैयार किए हुए हैं, उसी के अनुरूप हम काम करेंगे। लेकिन ठीक इसके उलट ये भी होगा कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं उस मैनिफेस्टो के काट को निकालेंगी, वो बताएंगी कि इन्होंने कुछ नहीं किया। कुल मिलाजुला ये है कि वो आगे आने वाले दिनों में जो भी राजनीति है वो मैनिफेस्टो के इर्द गिर्द घूमेगी, ये बिल्कुल तय हो चुका है। और सुजीत, साथ ही ये भी समझेंगे, चूंकि देखिए अब संकल्प पत्र जारी हो चुका है जिसका लंबे समय से इंतजार भी किया जा रहा था। अब ऐसे में अगर बीजेपी के घोषणा पत्र का जिक्र किया जाए तो इसमें 2 ऐसे वादे किए गए हैं जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं प्रभावी रूप से पूरे देश में देखने को मिलेंगे, जिसमें यूसीसी को लेकर किया गया है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की गई है। तो इसमें कैसे समझे, क्या बिहार में इन 2 मुद्दे को लेकर जो सियासत है वो चरम पर देखने को मिल पाएगी?
जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। यूसीसी जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। और वन नेशन वन इलेक्शन की जहां तक बात है तो वन नेशन वन इलेक्शन पर मुझे नहीं लगता कि जदयू इसके अगेंस्ट में जाएगी। जहां तक यूसीसी पर की बात है तो यूसीसी को लेकर के जदयू का एक बहुत ही सदा हुआ रवैया रहा है शुरू से ही। रही बात अगर बीजेपी के उलट जो और पार्टियां हैं जैसे आरजेडी या फिर कांग्रेस या महागठबंधन के जो अन्य घटक दल हैं, ये शुरू से ही उसका अपोज करते रहे हैं। विशेष रूप से लेफ्ट की पार्टियां तो बिल्कुल इसका अपोज करती रही हैं। तो निश्चित है कि ये यूसीसी और जो अन्य जो मुद्दे हैं उनको लेकर के जो भी चीजें आप सामने आएंगी उसमें एकदम आर या पार वाली स्थिति देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और बिहार में किस तरह से सियासत आर पार देखने को मिलती है देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। और अब कहीं ना कहीं जिस तरह से जिक्र आप भी कर रहे हैं कि मैनिफेस्टो के इर्द गिर्द ही राजनीति रहेगी, वो भी आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया सुजीत आपका। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, जो बिहार के जमुई दौरे पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां आपको बताते चले कि जमुई में चुनावी सभा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से संबोधित किया गया। ऐसे में श्री कृष्णा सिंह मेमोरियल स्टेडियम में गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती के पक्ष में वोट की अपील भी इस दौरान की गई। आरजेडी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। ऐसे में परिवारवाद का जो मुद्दा है, जो अमूमन तौर पर बीजेपी उठाती हर जनसभा में नजर आती है, वही परिवारवाद के मुद्दे को लेकर आरजेडी के प्रमुख तेजस्वी यादव पर एक बड़ा निशाना साधते हुए नजर आए। तो बड़ी खबर, बिहार के जमुई का ये दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निश्चित तौर पर बेहद खास और कई मायनों में महत्वपूर्ण था। और ऐसे में जब जमुई में चुनावी जनसभा हुई तो एक अलग तरह की तस्वीरें सामने आई और यहां पर श्री कृष्णा सिंह मेमोरियल स्टेडियम में गरजते हुए नजर आए और आरजेडी पर कई बड़े निशाने यहां पर साधे गए हैं। एनडीए के जो प्रत्याशी हैं अरुण, उनके पक्ष में वोट की अपील की गई है। अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की गई, क्योंकि देखिए 19 अप्रैल की वो तारीख है जब पूरी तरह से जो पहले फेज के यहां पर मतदान है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं कभी कभी नजर डालता हूं क्या हो गया है लालू जी को। बहनों भाइयों, लालू जी हमारे मित्र हैं। उनके परिवार के लोग क्या बोल रहे हैं? सरकार बनेगी तो मोदी जी को जेल में डाल देंगे। न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। बहनों भाइयों, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। जो लोग खुद ही जेल में हो, कोई बेल पर हो, वो मोदी जी को जेल भेजे। मैं जानता हूं बिहार की जनता बहुत स्वाभिमानी जनता है, अच्छी तरह सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन मोदी का जेल जाना यह हिंदुस्तान की जनता को कतई स्वीकार नहीं हो। इस तरीके की बातें जो करने वाले लोग हैं उनको पूरी तरह से नकार देगी इस देश की जनता। अब मछली नवरात्रि के पर्व पर आप खाते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? आपको जो खाना हो, मछली खाना हो, सुअर खाना हो, कबूतर खाना हो, हाथी खाना हो, घोड़ा खाना हो, सब खाओ। दिखाने की जरूरत क्या है? बहनों भाइयों, केवल वोट के चक्कर में तुष्टीकरण की राजनीति से कहते हैं कई खास मजहब के लोग इसके कारण हमसे खुश हो जाएंगे, वोट दे देंगे। लालू जी मैं कहूंगा ऐसे लोगों को संभालिए। राजनीति केवल वोट लेने के लिए नहीं होनी चाहिए। राजनीति का मतलब होता है, राजनीति अब 2 शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। नीति संस्कृत के नए धातु से बना, जिसका अर्थ होता है ले जाना, किशोर ले जाना, सन्मार्ग की ओर ले जाना। ऐसा राज जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, ऐसी व्यवस्था, ऐसी नीति, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि हम लोग दुनिया की तीसरी महाशक्ति होंगे, ये हमारी आकांक्षा है। जहां तक हमारे विभाग का सवाल है तो हम लोगों की सरकार आने के पहले देश भर में 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे लोड शेडिंग होती थी। अब पूरे देश में औसत उपलब्धि बिजली की गांव में लगभग 22 घंटे की हो गई है। ऐसे में शहर में करीब 24 घंटे की उपलब्धता है। जहां शहर में जनरेटर नहीं दिखता, जनरेटर बहुत कम नजर आता है, 24 घंटे बिजली रहेगी, ये चरितार्थ किया गया है। साथ ही उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड और 370 पर भी अपनी बात रखी। लोग दुनिया में तीसरे सबसे बड़े महाशक्ति होंगे, ये हम तीसरे सबसे बड़े महाशक्ति होंगे, ये हम लोगों की आकांक्षा है। जहाँ तक कि हमारे विभाग का सवाल है, हमारा विभाग
हम 24 हमारे जहाँ तक हमारे विभाग का सवाल है, हम लोग की सरकार आने के पहले देश भर में 3-3 घंटे 4-4 घंटे 6-6 घंटे लोड शेडिंग होता था। अब देश भर में जो औसत उपलब्धि है बिजली की गांव में वो करीब 22 घंटे हो गई है और हम लोग और शहर में तो करीब 24 घंटे हो गई। आज जनरेटर कोई देखता नहीं। वहीं किशनगंज लोकसभा सीट पर दूसरे चरण यानी कि 26 अप्रैल को मतदान होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार की कवायद अब तेज कर दी है। इस दौरान किशनगंज जिला मुख्यालय स्थित मदरसा अंजुमन इस्लामिया के प्रांगण में मदरसा बोर्ड के निवर्तमान अध्यक्ष सलीम प्रवेश ने जिले के सभी सरकारी मदरसा शिक्षकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। सीएम नीतीश कुमार की तरफ से मदरसा में दिए गए सुख सुविधाओं का हवाला भी यहाँ दिया गया और आगे भी मदरसा और कब्रिस्तानों में बेहतर सुविधा दिए जाने का आश्वासन भी दिया गया है। इसके साथ ही एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी की गई। वहीं जदयू नेता अशरफ अंसारी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद रजी अंसारी ने भी उपस्थिति दर्ज कराई और सैकड़ों मदरसा शिक्षकों को जेडीयू प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की गई। हम लोग आज किशनगंज पहुंचे हैं। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन पिछले 7 महीनों से मदरसा बोर्ड में थे। लेकिन हमारे अपने लोग बहुत फोन कॉल किया कि आप आइए, हम लोगों से गुफ्तगू कीजिए, उनके कुछ मसाइल उन मसाइल को सुनने के लिए और फिर चुनाव के बाद उसके मसाइल को हल करने के लिए हम आज किशनगंज आज मदरसा मोहम्मदिया में लोग पार्टी और लोगों से अपील कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास किया है, किसी समाज के साथ उन्होंने अन्याय नहीं किया, सभी समाज को साथ लेके चले हैं और सभी समाज की उन्नति के लिए काम किया और समाज में उन्होंने इत्तेहाद बनाया हुआ है, सामाजिक समरसता बनाया हुआ है। जो भी दबे कुचले बेबस बेजबान लोग हों उनको सहारा दिया और आगे भी बिहार को एकदम तरक्की के रास्ते पे, बीमारू राज्य को तरक्की के रास्ते पे लाकर जज्बाती मसलों में नहीं फंसते हुए बाहर के लोग जो आएंगे आपको दूसरे मसलों में जाएंगे।